हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सोचिए, फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन है क्या चीज़, क्या फ्रिक्शन हम लोग के लिए अच्छा है, ख़राब है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रिक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखें तो फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि हम लोग का द्वारा लगाया गया कोई भी जो मोशन होता है, जो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन का हो रहा है तो उस मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है, इसीलिए रोकने के लिए लग रहा है, इसीलिए एक अपोजिंग फोर्स है ये, ठीक है। तो देखिए, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड इम्पीड्स, मतलब अपोज, इम्पीड्स देयर रिलेटिव मोशन। एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को हम रखें तो जब ये स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है तो इसका मूवमेंट को रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये सरफेस और ये ऑब्जेक्ट, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हम लोग देखे हैं न्यूटन्स लॉ में, हम लोग देखें कि कोई बॉडी अगर चल रहा है तो वो अपना चलने का स्टेट को ही फॉलो करना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ही बोलता है। तो हम लोग इसमें जैसे देखिए, कोई बॉडी चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर कोई गाड़ी से मूव कर रहा है मानिए, तो वो कुछ समय बाद रुक जाता है, तो वो रुकना इज दिस फोर्स, वो ही रुकना एक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण ही जो चलता हुआ बॉडी एक समय के बाद रुक जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का दो कंसेप्ट है, एक है ओल्ड कंसेप्ट और एक न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि जो दो बॉडी कांटेक्ट में है, इस दो बॉडी के बीच में बहुत सारा इरेगुलरिटीज होता है, ठीक है। बहुत स्मूथ भी दिखता है जो है वो जैसे ये पेन कि ये बॉडी स्मूथ है, लेकिन क्या है, ये स्मूथनेस जो है 100% नहीं हो सकता है। तो ये एक कुछ रफनेस रहेगा, तो ये रफनेस को हम लोग ऐसे नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट माइक्रोस्कोप से हम लोग, बड़ा माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो हर स्मूथ सरफेस के में एक रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये रफ सरफेस कुछ इस टाइप का रफनेस रहेगा। इसमें अगर जो दूसरा सरफेस है वो इसके बीच में अगर ऐसे आ जाता है तो इन दोनों के बीच में ये क्या है, इंटरलॉक हो जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग फोर्स, इंटरलॉकिंग होने के कारण क्या हम लोग एक्स्ट्रा मतलब रुक जाएगा, या फिर जो चलता हुआ बॉडी है वो रुक जाएगा। तो ये ओल्ड कंसेप्ट ये कहता है, लेकिन इसमें ये सही नहीं है, ये आगे चल के फेल हो गया। इस कारण से फेल हो गया कि जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स, मतलब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। तो ये ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्या है कि ओल्ड कंसेप्ट फेल हो गया, ठीक है। देखिए, न्यू कंसेप्ट कहता है, न्यू कंसेप्ट जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अराइज करता है ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्सेज। एटॉमिक और मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। जिस जगह पर कांटेक्ट हो रहा है, इस जगह पर जितना एटॉमिक या मोलिकुलर लेवल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही आपका क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करे, फ्रिक्शन देगा। तो अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम देख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली दो टाइप का होता है, ठीक है। आगे इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, तो अभी फिलहाल दो टाइप का समझते हैं। क्या क्या, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। क्या होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन? जब दो बॉडी, ठीक है, दो बॉडी आपस में रिलेटिव मोशन कर रहा हो, मतलब कांटेक्ट में हो और रिलेटिव मोशन कर रहा हो, तो उन दो बॉडी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, उन दो बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे को रोकने के लिए, ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहलाता है। और इंटरनल फ्रिक्शन क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन एक्चुअली
लेयर्स में होता है। जैसे अगर मानिए इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मानिए लिक्विड पानी ले लेते हैं, पानी का गिलास ले ले, पानी का गिलास में हम लोग पानी लेके घुमा देते हैं। अगर घुमा दें तो क्या देखेंगे कि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जितना पानी है सब घूम रहा है, ठीक है। और आस्ते 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 ये पानी जब रुकता है, ठीक है, तो क्या है ना, एक एक लेयर में इसको डिवाइड समझते हैं हम लोग। तो एक्चुअली क्या है ना, विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी जो होता है, जो एक दूसरे मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को रोकने का जो काम करता है, दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। तो इंटरनल फ्रिक्शन एक क्या है, विस्कोसिटी एक अलग चैप्टर ही है, उसको हम लोग दूसरे किसी क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, विस्कोसिटी है। कहाँ कैसे मिलता है, लेयर्स में, लेयर्स में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स में पाया जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो अभी हम लोग के पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। क्या क्या, तो हो गया एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है। स्टैटिक मतलब जिसका जो स्टैटिक मोशन में, मतलब मोशन ही ना हो, स्टैटिक पोजीशन पे हो, ठीक है। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब जस्ट अब ये स्टैटिक पोजीशन पे जस्ट इसमें मोशन आ जाए, मतलब ये लिमिट को क्रॉस करे और वो स्टैटिक मोड से लिमिटिंग मतलब मोशन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक है मतलब जो मोशन में है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बोले कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई मोशन नहीं है, तो और इस पर हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि एक दूसरे इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम इसको मूव करा सकें। मूवमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो ये एक्चुअली मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन सरफेस और ये बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण से मूव नहीं कर, ज़्यादा या बराबर है इस कारण से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है देख लीजिए, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, अपोजिंग फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अदर। टेंड्स टू कोशिश कर रहा है लेकिन कोशिश सफल नहीं हो रहा है, टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बट एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तक क्या है ना, मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, सकेगा भी नहीं। एक सरफेस है, इस पे से ब्लॉक रखा गया, ठीक है, मान लीजिए इधर से F फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींचने के लिए अपोजिट साइड से क्या है, स्मॉल f एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मास mg है और ऊपर रिएक्शन r लग रहा है, तो एक दूसरे को सब बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F जो है इज इक्वल टू स्मॉल f और r इज इक्वल टू mg के बराबर है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है ना, ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ये क्या है देखिए, सेल्फ एडजस्टिंग। इसको याद रखिएगा, स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है, तो अभी मानिए हम यहाँ पर फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, तो ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसके कारण ये मूव नहीं हो रहा है। अगर इसको 7 न्यूटन कर दें तो 7 न्यूटन करने के बाद भी अगर मूव नहीं होता है, इसका मतलब क्या, 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 7 न्यूटन का लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसको बोला जाता है, ये जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाइए, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वह मूव कर जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि इसको हम धक्का लगा रहे हैं, मूवमेंट खींच रहे हैं उधर से, ठीक है, इधर से उधर से खींच रहे हैं, इधर से धक्का लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, और एक समय ऐसा आया कि जस्ट मूव कर गया, ठीक है। तो ये सबसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जितना लगाना, मैक्सिमम जहां लगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले
when one body is just at the verge of moving over the other, just at the verge of moving over the surface of the another body is called limiting friction। ठीक है, तो समझ गए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पार्ट, एकदम टॉप स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब नहीं हो रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन से काम नहीं चला, तो थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो अब जस्ट मूव कर गया बॉडी, तो इसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग और एक नाम है, इसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को एक और नाम है जिसको हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या है डायनेमिक फ्रिक्शन? डायनेमिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग। क्या है? अब इसमें मूवमेंट आ गया है, एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। तो आप लोग समझ लिए क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन? अभी कोई मूवमेंट नहीं है, हम धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट नहीं है। एक समय आया जब मूवमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अपना स्टैटिक वाला पोजीशन को छोड़ कर लिमिट क्रॉस कर गया और वो मूवमेंट में आ गया, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड, जहाँ पे मूव कर गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद क्या है? मूवमेंट कंटिन्यू हो गया। एक एग्जांपल हम लोग सबको देखे होंगे, एक बड़का सा ट्रक होता है, ट्रक को 2 लोग या 3 लोग मिलकर पीछे से धक्का लगाते हैं, ठीक है। धक्का लगाने में क्या होता है, मतलब जो फोर्स लगा रहे हैं लोग पीछे से ठेल रहे हैं, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब पूरा दम लगा के है ऐसा, तो जब क्या होता है, वो एक समय के बाद वो मूव कर जाता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो 2 आदमी ठेल देगा तो पार हो जाएगा, चलने लगेगा। तो क्या होता है कि एक समय के बाद, जैसे इसका अगर ट्रेंड खींचे, ग्राफ खींचे, ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स, ये है अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग जो फोर्स लगा दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, और जो हम लोग अप्लाइड फोर्स को रोक रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए कैसा होता है कि ट्रक को ठेल रहे, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग, बढ़ रहा है, ठीक है। एक समय आया जब ये मूव कर गया तो थोड़ा सा गिर रहा था, आप क्या कमो फोर्स लगाएंगे तो मूव कर जाएगा। तो ये जो पीक बना ना, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप सेल्फ एडजस्टिंग हो रहा है, हम बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर इतना, अगर अप्लाइड फोर्स कम दिए हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम, और थोड़ा बढ़ाएं तो और थोड़ा बढ़ गया, और थोड़ा बढ़ाएं तो और थोड़ा बढ़ गया। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप एडजस्ट बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इतना फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो पहाड़ बना है, मैंने पीक बना है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये जो इधर चलने लगा उधर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये ग्राफ को याद रखिएगा, ये ग्राफ भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और किसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक लाइन है, इसको बोलते हैं स्टैटिक। ये जो पीक बना है दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो स्ट्रेट लाइन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देखिए, देयर आर 4 लॉज, 4 लॉ है। कितना है? 4 लॉज है, 4 लॉज है। पहला क्या है तो बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F बिटवीन द एनी 2 बॉडीज इन कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R। क्या बोल दिया भाई? बोलता है देखिए, ये एक सरफेस है, इस पे एक बॉडी को हम लोग रख के दोनों इन कांटेक्ट में है, और इसमें फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। एक फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा और एक इधर रिएक्शन लगेगा R, और नीचे mg लगेगा। तो बोलता है ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स F, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द F इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हुआ था अप्लाइड फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R होता है, यही कह रहा है ये पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the other। अगर ये बॉडी इस साइड मूव करना चाह रहा है तो जस्ट उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर अगर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, और अगर इधर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उधर लगेगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ ये कहता है। तीसरा लॉ बोलता है कि ये जो कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बोलता है? द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट।
एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस बात पे डिपेंड करता है? चौथा लॉ बोलता है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी बॉडी में इन कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस। अब टाइल्स का जमीन है तो उसमें ज़्यादा स्लिप कीजिएगा, ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा। और वहीं अगर मिट्टी का जमीन है तो कम, मतलब ईटा का ज़मीन है, दूसरा मतलब सीमेंट का ज़मीन है, तो आप कम फिसलिएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, 4 लॉ। पहला लॉ बोलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और आर, रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा इसी लॉ से आएगा। दूसरा लॉ बोलता है कि जिधर फोर्स अप्लाइड फोर्स है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर बॉडी मूव करेगा अप्लाइड फोर्स उधर ही लगेगा, जिधर बॉडी मूव करेगा उधर ही अप्लाइड फोर्स लगाना है। तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तीसरा बोलता है एरिया पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना एरिया उसको कॉन्टैक्ट में है दोनों बॉडी का, किस बात पर। तीसरा लॉ हो गया। चौथा लॉ क्या आ गया कि उस बात पर डिपेंड करेगा, किस बात पर, जिसका मटेरियल और नेचर ऑफ सरफेस। अब कैसा मटेरियल है और कैसा नेचर ऑफ सरफेस है। अगर चिपकने वाला सरफेस है तो काहे फ्रिक्शन फोर्स पूरा हाई हो जाएगा, स्लिप काहे करेगा, स्लिप नहीं करेगा। तो मटेरियल और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हम लोग पहला लॉज ऑफ फ्रिक्शन का पहला लॉ जो देखे थे उसमें बोला गया कि फ्रिक्शनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक इक्वल टू देने के लिए क्या है, एक कांस्टेंट देना पड़ा, दैट इसको बोलते हैं म्यू। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। दिस ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू एफ आर। तो ये जो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। ठीक है, तो ये म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर जो लिखे हैं क्या है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी का नाम है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रेशियो बिटवीन फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द एंड क्या, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स के ये दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन। ठीक है, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स ही है, तो दो फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो पहले पढ़िए। द एंगल which the resultant of the force of limiting friction F and the normal reaction R makes with the direction of normal reaction R is called angle of friction। समझ में आ गया? नहीं आया है तो आप बस यही समझिए क्या होता है। मानिए एक सरफेस पर एक बॉडी को हम मतलब इस तरह से है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, हम एक फोर्स लगाएं P। अच्छा, इसका अपना वेट कुछ होगा, मान लेते हैं इसका मास m है तो वेट mg लगेगा नीचे की तरफ, एक रिएक्शन फोर्स R लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, ये मतलब सरफेस और इसके बीच लगेगा F। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम है। तो देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F और ये नॉर्मल रिएक्शन R, इसका एक रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट हम लोग निकालने सीखे हैं, वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम बनाइए या फिर ट्राइंगल बनाइए। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से देखिए इस तरह से ऐसे करके, तो ये जो डायगोनल देता है, ठीक है, डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल बना, ठीक है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो जो ये रिजल्टेंट है, जो डायगोनल होगा
ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो नाम इसको दे देते हैं ओ, इसका रिजल्टेंट। ये रिएक्शन आर है, इसको हम लोग यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं यहाँ। तो ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल बना रहे हैं, इसका जो डायगोनल होगा ओ सी, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा किसका किसका, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट के बीच का, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है, जब एंगल आर मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट जब रिएक्शन आर के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से सुनिए, ये जो रिजल्टेंट, किसके बीच का रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स F और रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स F और रिएक्शन R के बीच का जो रिजल्टेंट निकला, ये जब रिजल्टेंट रिएक्शन R रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड द नॉर्मल रिएक्शन R, F और नॉर्मल रिएक्शन R के बीच का जो रिजल्टेंट निकला, ठीक है, रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन R मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। होप समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये थीटा किस किस बात पर निर्भर करेगा, वही दो बात पर, क्या, नेचर एंड मटेरियल, इसी बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा निकालें, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखो देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, दैट इज AC बाई OA, AC बाई OA। AC क्या है, AC इज इक्वल टू OF बाई OA, OB बाई OA। तो OB क्या है, एक F है, और OA क्या है, R है। ये किसको F/R क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का दूसरा नाम एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ द हॉरिजॉन्टल such that a body placed on the plane just begins to slide down, ठीक है, बहुत अच्छा है। मान लीजिए देखिए, दो ऑब्जेक्ट, एक पावर बैंक और एक ये इंक वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको रखें, ठीक है। अभी क्या है, ये स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब नहीं, और थोड़ा नहीं, मूव नहीं किया, और थोड़ा मूव नहीं किया, नहीं किया, अभी भी मूव नहीं किया, अब ये अभी भी मूव नहीं किया, अरे देखिए मूव कर गया, ठीक है। तो अब देखिए इस एंगल में, ये जो एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल था, और ये जो बना प्लेन, इस पे ये स्लाइड डाउन करिए। तो ये जो एंगल बना है, इस एंगल को बोले, अभी तक देखिए दोनों चीज, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड, इस एंगल पर स्लाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइड। इस एंगल तक ये रोक के रखा, रिपोज के रखा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके ऊपर वैसे ही ब्लॉक रख दिए, ठीक है। मास किधर लगेगा, मास इधर, यहाँ पर मास, इसका मास कुछ है, मान लेते हैं m मास है, तो वेट किधर लगेगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, दैट इज mg। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसको रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शन में, दिस इज mg साइन अल्फा, ये अल्फा एंगल बनेगा, चूंकि ये अल्फा तो ये अल्फा होगा, दैट इज mg cos अल्फा, ठीक है। अब इसके कारण फ्रिक्शन लगेगा F और रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन R होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स mg साइन थीटा के कारण फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज F इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, और रिएक्शन फोर्स mg cos अल्फा के बराबर है, तो R इज इक्वल टू mg cos अल्फा। अब दोनों को हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन 1/2 कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा, F बाई आर इज इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाई mg cos अल्फा, mg खत्म, बना tan अल्फा। अच्छा ये क्या है, F बाई आर इज व्हाट, द रेशियो ऑफ F बाई F एंड R इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी हम लोग देखें, एफ म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब म्यू इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट इससे पहले टॉपिक क्या पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर भी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, म्यू ही है दोनों, तो हम लोग बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा और अल्फा इज इक्वल टू थीटा। अल्फा जो है वही थीटा है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वही एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइड कहलाता है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे एक प्लेन है, इंक्लाइंड है, ठीक है। इस पे एक बॉडी जिसका मास हम लोग मान लिए m है, ठीक है, मास कितना है, m है, तो वेट कितना लगेगा, mg। तो हम लोग को निकालना है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तो सबसे पहले मास mg लगेगा, mg लगा, इसको जिससे पहले हम जस्ट देखे थे कि दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा कहलाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन F और ये आपका रिएक्शन R, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी सम एक्सेलरेशन A से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जरूर mg साइन थीटा बड़ा होगा F से, मीन्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू टोटल नेट फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि mg साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए फोर्स होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F इक्वल टू म्यू इंटू R लिख सकते हैं, mg साइन थीटा माइनस F हो गया म्यू इंटू R इज इक्वल टू ma, mg साइन थीटा माइनस म्यू, R का वैल्यू हम जानते हैं mg cos थीटा होता है, तो म्यू इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। m को कॉमन, mg कॉमन ले लेते हैं, या m को ही खाली कॉमन लीजिए, छोड़िए g, तो बच गया g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। m खत्म कर दें तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g भी कॉमन ले लीजिए, g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा के बराबर होगा। ये होगा एक्सेलरेशन कब, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तब, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ऐसे एंगल थीटा है,
ये ब्लॉक है मास m का और इसको अपवर्ड लेके जाना है, तो इसके लिए अपवर्ड ले आने के लिए हम लोग को एक फोर्स P लगाना पड़ेगा। ये होगा mg, ये होगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा एंगल बनाएगा तो mg कॉस थीटा, और ये रिएक्शन R। अभी क्या है, अभी ऊपर की तरफ फोर्स लाना पड़ रही है, फोर्स के कारण सम एक्सेलरेशन a इधर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो बड़ा फोर्स माइनस बड़ा फोर्स जो है माइनस क्या है, ये दोनों फोर्स, कौन दोनों फोर्स, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, उसको भी लिख देते हैं F। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण आपको ये दोनों फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा प्लस F। देखिए इसमें क्या था, mg साइन थीटा माइनस F, इसमें क्या है mg साइन थीटा प्लस F। तो सारा सिस्टम सेम कर देने का है, mg साइन थीटा प्लस F की जगह हो जाएगा म्यू इंटू R, और mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, ये जो है P, ये P आप बोल सकते हैं, देखिए m कॉमन ले लीजिए, g कॉमन ले लीजिए, बचा क्या साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको सब ऊपर आने के लिए। एक्सेलरेशन निकालने बोल दें तो क्या करेंगे, m इंटू ए कर देंगे, m खत्म कर देंगे, a इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लस हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए बोला जाए कि वर्क निकालिए, वर्क, तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ब्लॉक यहाँ रखें, ठीक है, इसको घसका के हम लोग फोर्स लगाएं P, फ्रिक्शनल फोर्स F, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा R, इसको घसका के हम लोग यहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना तय करेगा, कितना तय किया, मान लीजिए s डिस्टेंस तय किया, तो हम लोग जान रहे हैं कि P इज इक्वल टू F क्या है, P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। ठीक है, P इक्वल टू F और F क्या है, म्यू इंटू R के बराबर है। तो ये फोर्स है, फोर्स हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, S, तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं म्यू R इंटू S, म्यू R S इज द वर्क डन इन हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन। ठीक है, और जिसका फोर्स आपका ऐसा लग रहा है म्यू इंटू R, वर्क लगेगा फोर म्यू इंटू R इंटू S के बराबर। अच्छा, अब यही चीज़ को अगर बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन में निकालिए, तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या करना होगा, इंक्लाइंड प्लेन में देखिए हम लोग अभी निकाले हैं, एक्सेलरेशन निकाले हैं ना। ठीक है, ये एक्सेलरेशन, ये देखिए ये आपका फोर्स निकला है, ये आपका फोर्स निकला, देखिए यहाँ पर जो निकला था वो फोर्स है। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन में अगर नीचे की तरफ वर्क निकालने बोले या ऊपर की तरफ, चलिए मान के लेते हैं ऊपर की तरफ वर्क निकालने बोल रहे हैं, कितना वर्क लगेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू S, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम लोग इसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थ्योरी के बाद अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ अ डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लेन। क्या है, देखिए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना है। ठीक है, तो एक प्लेन है, रफ हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। ठीक है, तो मान लीजिए ये P फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये MA और इसको रिटार्ड कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स, मास mg नीचे लगेगा और ऊपर रिएक्शन R लगेगा। तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू mg है पहला,
दूसरा है P इज इक्वल टू F, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर। ठीक है, तो म्यू ये आपका एम ए के बराबर हो गया, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल एम खत्म, म्यू इज इक्वल टू ए बाई जी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ डिस्लेशन कितना 4 और यहाँ 9.8 जो कि नियरली 10 के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.4। म्यू का वैल्यू कितना हो गया 0.4। इट हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। हम लोग थोड़ा देर पहले देखें कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, तो म्यू इक्वल टू 0.4। तो ये रहा फ्रिक्शन का थ्योरी, और हम लोग एक क्वेश्चन बनाए एच सी वर्मा सर का बुक का। तो ये थ्योरी पार्ट आपको फ्रिक्शन का कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ नीचे जो बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन बनाए हैं एस सर का बुक का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर जो फ्रिक्शन चैप्टर है इसका हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।